ये सब जवाब फिर बोल रहा हूं, ये सब जवाब यूपीएससी कोचिंग वाले रटाते हैं इंटरव्यू में देने के लिए। ऐसे जवाब चाहिए तो वहां चले जाओ। देखो भाई, हम कोई यूपीएससी कोचिंग तो चला नहीं रहे कि तुमको तरीके बताएं इंटरव्यू पार करने के। यहाँ तो सच का सौदा है, तो मैं फरेब तो सिखा नहीं पाऊंगा। उस लड़के को ये पता ही नहीं है कि अगर वो बन भी गया आईएएस तो उसको पहली सैलरी कितनी मिलेगी। मिठाई की दुकान में मक्खी इसलिए घुसती है कि जो कुछ दिख रहा होगा उसका इंस्पेक्शन करके लौट आऊंगी। अब काफी तुम हताश हो गए हो, जाकर दो चार मोटिवेशन के बढ़िया गर्मा गर्म वीडियो सुनो और खटाखट लग जाओ तैयारी में फिर से। और ये जो हमारी पूरी बातचीत हुई है इसको ऐसे भुला देना जैसे कभी हुई ही नहीं। कभी मैं भी तुम्हारी ही हालत में था। सर, समाज में कुछ लोगों का दावा होता है कि वो समाज कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी उनकी कामना छुपी हुई होती है। लेकिन लेकिन कुछ लोग सचमुच ऐसा समझते हैं कि वो काम इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो वाकई समाज कल्याण करना चाहते हैं। तो वो अपनी छुपी हुई कामना को कैसे देखें? उन लोगों को पूछने दो ना, आपका क्या सवाल है? सर, तो मतलब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मुझे ये लगता है कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा क्लियर करके समाज सेवा करना चाहता हूँ, मुझे वाकई ऐसा लगता है। तो इसमें भी क्या मेरी कोई छुपी हुई कामना है? अच्छा, अगर नहीं मिलती है सरकारी नौकरी, कहीं कोई साधारण प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है, तो करोगे समाज सेवा? और अगर करोगे तो उतनी ही करोगे, और अगर करोगे तो उतनी ही करोगे जितनी वो नौकरी वगैरह पाने पर करते? ये प्रश्न है। अगर उस नौकरी में, सरकारी नौकरी में पद रुतबा तनख्वाह ना मिल रही हो तो भी करोगे समाज सेवा? ये कुछ सवाल हैं जिनका खुद को ही ईमानदारी से जवाब देना होता है। ठीक है, अपनी नज़र में हर कोई अच्छा ही रहना चाहता है। मैंने हायरिंग के लिए अपनी संस्थाओं में भी, और पहले जब मैं नौकरी करता था तो उन लोगों के लिए भी इंटरव्यू खूब लिए हैं। और जितने आकर के बैठते थे सबके बड़े ऊंचे ऊंचे शुद्ध दूध में धुले नैतिक और लोक कल्याण के दावे होते थे। हम्म? और मुझे इससे ज्यादा मजा नहीं आता था किसी काम में कि दावों को बिल्कुल खोल कर रख दूं। कोई ये कहता ही नहीं था कि साहब मैं तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं जो कर रहा हूं। ऐसा जो कह दे उसका तो मैं चयन कर लेता था। मैं कहता था झूठों में एक कम झूठा आदमी मिला। वहां हर आदमी यही बोल के आता था कि मैं तो देश के लिए कुछ करूंगा, मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। मैं तो तलाशता था कोई मिल जाए तो सीधे सीधे बोल दे कि भाई जो करना है मुझे अपने लिए करना है। भारत की ब्यूरोक्रेसी दुनिया की सबसे भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसीज में से है। और यहां एक एक अभ्यर्थी जब जाता है साक्षात्कार में शाहजहां रोड पर, तो सबका दावा यही रहता है कि मैं तो भारत की तकदीर बदलने के लिए आईएएस बनना चाहता हूं। भाई तुम इतने ही उत्सुक होते समाज की, भारत की तस्वीर बदलने में, तो तुम्हारी 25 30 35 साल की उम्र हो रही है, अब तक भी तो तुमने कुछ करा होता ना। और अगर इतना ही उत्सुक हो तो ये नौकरी नहीं भी मिले तो तुम वो कर ही डालोगे जो तुम्हें करना है, तो फिर कर ही डालो। और सरकार की सारी नौकरियां तो ऐसी होती भी नहीं है कि उसमें तुम समाज कल्याण कर लोगे।
अगर आप सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हो तो उसमें एक ही दो ऐसी होती हैं इसमें डायरेक्ट पब्लिक इंटरफेस होता है, बाकी तो सब पीछे के मैनेजरियल जॉब्स होते हैं। अब रेलवे ट्रैफिक है या इंफॉर्मेशन सर्विस है या ऑडिट अकाउंट्स है, और भी बहुत सारी ऐसी हैं, उनमें तुम क्या प्रत्यक्ष लोक कल्याण करोगे? पर सब ऐसे आते हैं कि बस विनोबा और गांधी हैं जो अब कलेक्टर बनना चाहते हैं। मुझे ना एक बड़ा सवाल पसंद था, जानते हो क्या? खासकर जो सरकारी नौकरी के आते थे प्रार्थी, मैं उनसे कहता था ये बताना सैलरी कितनी मिलेगी तुम्हें तुम्हारी। जानते हो खौफनाक बात, 20 में से 19 को पता ही नहीं होता था उन्हें कितनी सैलरी मिलने वाली है। फिर मैं उनसे कहता था जानते हो, जब भी मैं किसी प्राइवेट कंपनी में हायरिंग के लिए इंटरव्यू लेता हूं तो वहां सबको पता होता है उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी। वास्तव में वो इंटरव्यू से में आने से पहले ये पता करके रखते हैं कि पैकेज कितना है, सीटीसी कितनी है, इन हैंड कितना है, वो ये सब पता करके रखते हैं। और अगर सरकारी नौकरी के जो इच्छुक लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कितना पैसा मिलेगा, तो इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं, या तो उन्हें पैसे से बिल्कुल लगाव नहीं है, या वो अच्छे से जानते हैं कि अरे तनख्वाह से क्या मतलब है, जो पैसा मिलना है वो कोई सैलरी से थोड़ी मिलना है, तो सैलरी का कौन पता लगाए। और भौचक्के रह जाते थे बेचारे। मैं पूछता था बताओ एज एन आईएएस तुम्हारी पहली टेक होम सैलरी कितनी होगी, नहीं पता होता था। तुम सोचो ये कितनी भयानक बात है। उस लड़के को ये पता ही नहीं है कि अगर वो बन भी गया आईएएस तो उसको पहली सैलरी कितनी मिलेगी। इसका मतलब जानते हो क्या है? सोचो, इसका मतलब ये है कि उसे पहले से ही पता है कि सैलरी से क्या लेना देना है। सैलरी से क्या लेना देना है? आईएएस कोई सैलरी के लिए बनता है? आईएएस को पैसा कोई सैलरी से मिलता है? और दावा लोक कल्याण का है। मैं नहीं कह रहा सब भ्रष्ट होते हैं, पर कुछ अपवाद होते भी हैं, तो एक्सेप्शंस जस्ट प्रूव द रूल। 100 में 2-4 होते होंगे ऐसे जो कहते होंगे नहीं साहब काम हमें अच्छाई के लिए ही करना है, पर उन 2-4 से क्या साबित हो जाता है? आपको पता है सैलरी? यस सर। सचमुच पता है? और 56,000 समथिंग। और जो सरकारी पूरा पे स्ट्रक्चर होता है ना, वो बड़ा जटिल होता है। प्राइवेट कंपनीज में तो फिर भी बहुत सीधा सीधा होता है, सरकारी में तो आगे जा करके पीएफ भी है, ग्रेच्युटी भी है, रिटायरमेंट के बाद की अन्य चीज़ें भी हैं, अन्य कई प्रकार के बेनिफिट्स हैं, जिसमें मेडिकल, हाउसिंग, बहुत कुछ आता है, व्हीकल भी आता है। आपने सचमुच बैठ के उस सब की गणना करी है क्या? जब सौदा खरा खरा होता है ना, तो पूरी गणना करके रखी जाती है। करते हो कि नहीं? आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो वो आपको जब गाड़ी की कीमत बताता है तो उसमें 5-6 चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। वो कहेगा इतना तो हम ले रहे हैं, इतना रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, इतना इंश्योरेंस चार्जेस हैं, इतने की आप इसमें एंसिलरीज लगवा लो गाड़ी में, इतना इसमें और कुछ कोई टैक्स बता देगा, रोड टैक्स है, ग्रीन टैक्स है, इतने की एक्सटेंडेड वारंटी है, ये सब होता है ना। और वहां पर आप बैठ के एक एक चीज पूछते हो, अच्छा ये किस चीज का है, ये किस चीज का, ये किस चीज का, ये किस चीज। ये सौदा खरा खरा है कि एक एक रुपए का साफ हिसाब पता होना चाहिए।
आप जब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हो, एक एक रुपए का कोई भी हिसाब पता करता है क्या? हाँ, प्राइवेट में पता करोगे, सरकारी में नहीं पता करते। कुछ करते होंगे, मैं सब पे नहीं आक्षेप लगा रहा, कुछ ईमानदार लोग हर जगह होते हैं, पर आपने प्रश्न पूछा कि अपनी नीयत का पता कैसे करें, तो पता ऐसे कर लो। सर जैसे मैं 2022 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं एक एनजीओ जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए काम करती थी पिछड़े और ट्राइबल एरियाज में, तो वहाँ पे लगभग 1 साल मैंने काम किया। और फिर उसके बाद मैं तो वहाँ पे जो रोल होता था मेनली एडवाइजरी रोल होता था और कम स्केल पे होता था, तो मुझे ऐसा वाकई लगा कि मतलब एज एन आईएएस ऑफिसर काम को और बढ़ाया जा सकता है और अच्छे तरीके से किया जा वो सकता है। बेचारी एनजीओ उसको कलपता क्यों छोड़ा है तुम? उसको तुम्हारी सेवाओं की बहुत जरूरत थी लोक कल्याण के लिए, इतना अच्छा तुमको काम मिला था, उसको छोड़ा है तुम। जितनी मेहनत अब तुमने यूपीएससी की तैयारी में करी, जितने साल लगाए होंगे यूपीएससी की तैयारी में, उतनी मेहनत तुम उस एनजीओ के साथ कर देते तो तुम्हें वहां भी कोई वरिष्ठ स्थान मिल जाता। कह रहे हो आईएएस बन के ज्यादा व्यापक तरीके से काम कर पाओगे, तो आईएएस बनने के लिए जितने साल लगाओगे अब या लगा चुके होगे, उतने ही साल तुमने वहां मेहनत कर दी होती तो उसमें भी तुम सीनियर बन जाते और अपने एनजीओ को और विस्तार दे पाते। उसको छोड़ क्यों आए? क्योंकि डीएम नहीं कहलाओगे ना एनजीओ में। रिश्ते भी नहीं आएंगे, दहेज भी नहीं आएगा, एनजीओ में काम करता है लड़का। हमारे यहाँ ये जो सब सन्यासी हैं संस्था में, इन्होंने कोई ब्रह्मचर्य चुना थोड़ी है, एनजीओ का वरदान है निर्वैकल्पिक ब्रह्मचर्य, कोई आएगा ही नहीं, इसलिए डीएम बनना है। अब देखो भाई, चीज रिकॉर्ड हो रही है, इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, तो बहुत लोगों के दिल पे चोट लग जाएगी, कहेंगे साहब आपने तो जितने भी आवेदन करता है और यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर की पूरी फौज है, आपने तो सबको ही भ्रष्ट घोषित कर दिया। तो भैया मैं पहले ही कह देता हूं, सबको नहीं कह रहा हूं, आप में से जो 2-4 लोग सचमुच दिल के पाक साफ हों, उनको तो मेरा प्रणाम है, एकदम लीजिए प्रणाम करे देता हूं। पर मुझे यह पता है कि पाक साफ लोगों का मैंने खुद ही बहुत इंटरव्यू लिया हुआ है, और आज नहीं 20 साल पहले से। और जो जितना साफ हो, मुझे उसकी सफाई करने में उतना, भले वो लोग होते हैं जो आके खुद ही स्वीकार कर लें कि ना मैं भगवान हूं ना मैं शैतान हूं, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूं, मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों हैं ऐब मुझ में, थोड़ी अच्छाई भी। ये बंदा मुझे अच्छा लगता है, खरी खरी बात, सच्ची बात, क्यों झूठ बोलना, क्यों बेकार ही निस्वार्थता के और निष्कामता के और जन सेवा और लोक कल्याण के दावे करना, सीधे बोलो ना, इंसान हूं, अपना स्वार्थ देख के चलता हूं, हाँ कोशिश करूंगा कि दूसरों की भी कुछ मदद कर पाऊं, कोशिश करूंगा कि थोड़ा कम भ्रष्ट हो पाऊं, पर ऐसे लोग मिलते नहीं। मुझे लगता है ऐसे लोग अगर जाकर के वहां पर यूपीएससी में पैनल के सामने खुल के बोल दें तो चयनित भी नहीं होंगे, ऐसे हो जाएंगे। जानते हो, मेरे इंटरव्यू में मुझसे एक सवाल पूछा था, उन दिनों करप्शन बड़ा मुद्दा चल रहा था, तो मुझसे पूछा कि अगर इन दोनों में से आपको चुनना है तो ज्यादा बड़ा मुद्दा किसको मानोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ या करप्शन?
आपके हिसाब से इन दोनों में से किसको हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को या फ्रीडम फ्रॉम करप्शन को? मैंने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ को। मैंने कोई आदर्शवादी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा यू विल टॉलरेट करप्शन। मैंने कहा अगर इन दोनों में से किसी एक को ही चुन सकते हैं तो मैं इकोनॉमिक ग्रोथ को चुनूंगा। ये आदर्शवाद नहीं चाहिए मुझे, कोरा पाखंड कि मैं बोलूं नहीं नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ भले ना हो पर करप्शन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा सबसे आदर्श स्थिति तो यह है कि भाई दोनों ही मेरे उद्देश्य पूरे हो जाएं, इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट करप्शन, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर दोनों में से एक को चुनना है तो मैं कहूंगा रहे आने दो करप्शन को। मुझे मेरे देश की जनता को गरीबी से बाहर निकालना है, वो ज्यादा जरूरी है। मुझे लगा कि अब ये मेरा चयन नहीं करेंगे, वैसे भी मैं तो इस हिसाब से ही गया था कि अब चाहिए ही नहीं है। पर वो बड़े खुश हो गए, नंबर भी उन्होंने बड़े अच्छे दे दिए इंटरव्यू में। पर वो भाई मेरे पैनल की बात थी, मेरे कहने पर आप लोग जा कर के कहीं खतरा जोखम मत उठा लीजिएगा और फिर आप चयनित ना हो तो मुझे दोषी बताएं। तो आप तो चयनित होने के लिए वही करिएगा जो पीढ़ियों से होता आया है कि वहां जाइएगा सफेद शर्ट पहन के टाई वाई लगा के और खूब आदर्शवादी बातें करिएगा कि मैं तो भारत की तकदीर बदलने के लिए पैदा हुआ हूं, भारत को मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। एकदम मैं गांव गांव में जाकर के ग्रास रूट डेवलपमेंट करना चाहता हूं, ये सब बताइएगा। और हकीकत यह है कि जब गांव वाली या आदिवासी इलाकों वाली पोस्टिंग मिल जाती है तो उसको माना जाता है पनिशमेंट पोस्टिंग। लेकिन साक्षात्कार में सारे यही बोलते हैं कि मुझे तो सबसे पिछड़े इलाकों का विकास करना है। सर तो ऐसी स्थिति में जब अपना स्वार्थ या फिर अपना कामना दिखे तो फिर अब क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? इंसान हो तो खुद ही जब अपना भद्दा चेहरा दिखेगा तो उसे साफ करना चाहोगे। इसमें मेरे बताने की तो कोई बात नहीं ना। कोई आईना दिखा दे और दिखाई पड़े कि चेहरे पर बहुत गंदगी है तो पूछोगे थोड़ी किसी से कि अब क्या करें? तौलिया उठाओगे, पोछोगे, जाओगे, पानी मारोगे चेहरे पे, साफ करोगे। सर तो मतलब ये जो यूपीएससी एग्जाम लिखने के डायरेक्शन में क्या करना चाहिए? जाओ लिखो, क्या करना चाहिए? क्या तैयारी कर रहे हो तो इसीलिए कर रहे हो? लिख लो यूपीएससी को, पर अभी जो हम बात कर रहे हैं इसको मत भूलना। पाखंड से न राष्ट्र का हित होता है न व्यक्ति का। बगुला भगत बनने से कुछ नहीं होगा कि है ना, सफेद उसका रंग, सफेद पंख और पानी में वो तपस्वी की तरह एक टांग पे खड़ा होता है। ऐसा लगता है वाह क्या श्वेत धवल इसका व्यक्तित्व है, बिल्कुल किसी ब्यूरोक्रेट की सफेद शर्ट के जैसा। और एक टांग पे खड़ा है, जरूर ये जगत के हित में तपस्या कर रहा है। एक टांग पे खड़ा हो क्यों कर क्या रहा है वहां? वो मछली का इंतजार। तो ये पाखंड कम करो। बाकी अगर कोई पद है तो इसीलिए है कि कोई ना कोई उस पद को स्वीकारे। अच्छी बात है कि देश को काबिल ब्यूरोक्रेट्स मिले, पर सारी काबिलियत कामना के पीछे गायब हो जाती है। ब्यूरोक्रेट्स को बहुत बहुत ज़रूरत है उस पाठ को पढ़ने की जो अभी हमने पढ़ा है, और वो पाठ हमने पढ़ा है भगवत गीता के संदर्भ में। तो जब तक इस देश की नौकरशाही और नेताशाही इनको अध्यात्म का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक राष्ट्र कल्याण बहुत दूर है।
बुरे फंसे हैं। ना अब ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ये जो जवाब है जाके भीतर फंस गया है कहीं पर। जानते हो कि ये बात सच है तो इसीलिए इसको उगल नहीं सकते, पर ये भी जानते हो कि इस बात को अगर निगल लिया तो भीतर बड़ी टूट फूट मच जाएगी, तो इसीलिए निगल भी नहीं सकते। और जब मैं ऐसा किसी का हाल देखता हूं तो मुझे तो बड़ा मजा आता है। देखो भाई, हम कोई यूपीएससी कोचिंग तो चला नहीं रहे कि तुमको तरीके बताएं इंटरव्यू पार करने के। ना हम मोटिवेशन की दुकान चला रहे हैं कि तुमको बताएं कि किस तरीके से अपने आप को प्रेरित करे रहो तैयारी करने के लिए। यहां तो सच का सौदा है। तुम्हें जोखिम उठाना था तो तुमने उठा के सवाल पूछ लिया। मेरे पास और कुछ है नहीं देने के लिए सच के अलावा, मैंने सच तुमको दे दिया, तो मैं फरेब तो सिखा नहीं पाऊंगा। सर और मैं मतलब यूपीएससी एग्जाम को मतलब उसमें बात कामना वाली ही थी, लेकिन इसको ऐसे भी देखता था कि किसी मतलब जो एकदम चैलेंजिंग काम हो उसमें अपने आप को झोंक दो, तो फिर वो जहाँ काम कर रहे थे तुम एनजीओ में, नारी स्वास्थ्य या लोक कल्याण का, जो भी शिशु कल्याण का काम था, वो चैलेंजिंग नहीं था? तो ईमानदारी की बात करो ना कि चैलेंज वैलेंज कुछ नहीं, असली बात ये है। और वो लाल बत्ती, ये सब जवाब फिर बोल रहा हूं, ये सब जवाब यूपीएससी कोचिंग वाले रटाते हैं इंटरव्यू में देने के लिए। ऐसे जवाब चाहिए तो वहां चले जाओ। इस देश के एनजीओ सेक्टर को टैलेंट की बहुत बहुत जरूरत है। मैं तो ये जो पूरा कठवड़िया सराय, मुखर्जी नगर और इन सबको बोलूं कि तुम सब जन सेवा की भावना से इतने ओतप्रोत हो, सबके सब जाओ एनजीओज में ही काम करो, क्योंकि जन सेवा तो वही हो रही है। कोई नहीं जाएगा। सेवा किसी को नहीं बननी, सबको शासक बनना है, सेवक नहीं, शासक। सर्वर नहीं, ऑफिसर। अब काफी तुम हताश हो गए हो, जाकर दो चार मोटिवेशन के बढ़िया गर्मा गर्म वीडियो सुनो और खटाखट लग जाओ तैयारी में फिर से। और ये जो हमारी पूरी बातचीत हुई है, इसको ऐसे भुला देना जैसे कभी हुई ही नहीं, एकदम भुला देना। सर मतलब मैं इसको ऐसे भी देखता था, मतलब अब बात एकदम साफ हो ही गई है तो फिर मतलब जैसे मैं ये जान कहीं ना कहीं भीतर से जानता ही था कि पावर पोजीशन इन सब चीजों की कामना है, लेकिन फिर मतलब मैं ये भी सोचता था कि इसको मतलब एज एन एंड नहीं देखता था, ओनली एज अ मीन्स टुवर्ड समथिंग ग्रेटर। तो फिर मैं अपने आप को अभी तक ये कहता था कि 3 साल या फिर 4 साल से ज्यादा ये नौकरी नहीं करनी है। मतलब
इस तरीके के भी तर्क देता था कुछ। क्या मुगालते हैं, क्या गलतफहमी है? तुम्हें कितने ब्यूरोक्रेट्स पता हैं जो 3 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं भाई? भंडारे में कोई बैठता है 2 मिनट में उठाने के लिए? या जो मिल रहा है उसको पूरा साफ चाट जाने के लिए? हम्म। मिठाई की दुकान में मक्खी इसलिए घुसती है कि जो कुछ दिख रहा होगा उसका इंस्पेक्शन करके लौट आऊंगी बस 1 मिनट के अंदर, या वहां घुस करके वो बस ही जाती है? वो तो बस जाएगी, वहीं रहेगी। अब वो निकाले नहीं निकलेगी। ब्यूरोक्रेट्स जहां मौका मिलता है वहां सर्विस का एक्सटेंशन लेते हैं भाई। क्लॉजेस होते हैं, 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है, 2 साल का मिलता है। वो लेने के लिए होड़ लगी रहती है कि किसी ना किसी बहाने से सर्विस का एक्सटेंशन ले लो। तुम कह रहे हो मैं 3-4 साल में छोड़ आऊंगा? जरा निकालना क्या अनुपात है, प्रपोर्शन है ऐसे ब्यूरोक्रेट्स का किसी भी सर्विस में जो 3-4 साल में रिजाइन कर देते हो। निकालना। तुम ही अपवाद हो। सारी जिंदगी तुम्हारी बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट पर चली है जिस स्क्रिप्ट पर समाज ने तुम्हें चलना सिखाया। लेकिन 3-4 साल बाद तुम अपवाद बन जाओगे, एक्सेप्शन बन जाओगे। तुम कहोगे नहीं, आज तक तो उस स्क्रिप्ट पर चल रहा था, आज तक मेरी जिंदगी का एक एक चैप्टर उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक था, लेकिन अब मैं स्क्रिप्ट से बाहर फांस जाऊंगा, वायलेट कर दूंगा स्क्रिप्ट को। ऐसा कैसे हो सकता है जब आज तक तुमने सब कुछ वही करा जो तुम्हें स्क्रिप्ट ने करना सिखाया? यूपीएससी भी तुम्हें स्क्रिप्ट नहीं करना सिखाया है। जब आज तक तुम सब कुछ वही कर रहे हो जो सामाजिक स्क्रिप्ट तुम्हें करने के लिए मजबूर कर रही है, तो तुम आगे भी पूरी जिंदगी भी उसी स्क्रिप्ट पर ही चलोगे, कुछ अलग नहीं कर सकते। कहां तुम कह रहे हो 3 साल बाद छोड़ दूंगा? किस ब्यूरोक्रेट को तुम पाते हो बिल्कुल एक अलग तरह की जिंदगी जीते हुए? सब एक से होते हैं, 19-20 का फर्क होता है बस। सब स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। यूपीएससी भी सबने स्क्रिप्ट के अनुसार करी थी। अब आगे भी वो जो कुछ भी करते हैं पूरी अपनी सर्विस के दौरान, वो सब भी स्क्रिप्ट के हिसाब से ही कर रहे होते हैं। फिर स्क्रिप्ट के हिसाब से रिटायर भी हो जाते हैं, और स्क्रिप्ट के हिसाब से रिटायर होने के बाद भी वो वैसे ही करते हैं, फिर मर जाते हैं। वहां क्या नया होगा? एक्सेप्शंस होते हैं। पर तुम ये बता दो, तुम अपनी जिंदगी में एक्सेप्शनल कब रहे हो जो अब तुम एक्सेप्शन बन जाओगे? और अगर एक्सेप्शनल सचमुच रहे होते तो फिर आज वही काम क्यों कर रहे होते जो 20 लाख लोग कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी? ये एक्सेप्शनल होने का लक्षण तो नहीं है। इतने उदास मत हो। ऐसा कुछ नहीं हो गया कि जो करना है करो, साफ नियत के साथ करो। ठीक है? हाँ, तो मुंह ही उतर गया एकदम। हंसो हंसो। अरे भाई, एक पद है, एक पोजीशन है, कोई तो उस पर बैठेगा ही ना। तुम ही बैठ जाओ, पर अपने आप से झूठ बोलकर मत बैठो उस पर। जो अपना वास्तविक इरादा है कम से कम खुद को तो स्वीकारो।
सर तो मतलब जैसे जो बात एकदम साफ है, और लेकिन फिर अगर उसके ऊपर मैं ये सारी बातें भी ना बोलूं तो फिर उधर बढ़ने की इच्छा भी नहीं होती, इन सभी बातों को जब तक मैं ना बोलूं। तो अब ये तो बात फिर पूरे तरीके से तुम्हारे निजी फैसले की है। अगर तुम पाओ कि लाल बत्ती या वो जो कमिश्नरी का आतंक होता है उन, या जो बहुत सारा पैसा और ये सब चीज़ें होती हैं, रुतबा रसूख, इनके लालच को हटाते ही यूपीएससी की तैयारी का भी मन नहीं करता, तो फिर अब तुम जानो कि क्या करना है जिंदगी में। ये तो फिर अपना निजी फैसला है ना, ये तो अपने एक पर्सनल लव अफेयर जैसी बात है, इसमें तो फैसला खुद ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं फैसला कर सकता। और कुछ? सर एकदम ही समझ में नहीं आ रहा है क्या। अरे तो अभी इसी पल थोड़ी फैसला कर लेना है, न तुम कहीं भागे जा रहे न मैं। जाओ, थोड़ा चिंतन मनन करो, आना लौट के आना। कभी मैं भी तुम्हारी ही हालत में था। हम्म। तुम्हें तो ये है कि तैयारी करूं कि ना करूं, मुझे तो ये था कि अब नौकरी मिल गई है, नौकरी करूं या ना करूं। तुम जिस दिशा में जा रहे हो, उधर जा करके, वहां से हो करके, वहां से वापस आ चुके हैं, तो दो चार बातें पता हैं। सोचना विचारना, फिर पूछोगे तो बताएंगे। चलो, हो गया। ठीक है। हम्म।